जैसा कि मैंने बताया कि कोरोना काल में मजदूर किसानों के बदलते हालात आज हमारा विषय है। एक काफी मशहूर वाक्य है, आप्त वचनों की श्रृंखला में काफी ऊपर आता है वो वाक्य, और वो वाक्य ये है कि युद्ध और महामारी लुटेरे शासकों के लिए हमेशा मुफीद और फायदेमंद होती है। कहते हैं कि यह सूत्र वाक्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सबसे पहली बार लिखा गया। हो सकता है उसके पहले भी कहा गया हो, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा गया। कौटिल्य से मतलब वही चाणक्य जो आज से 2395 साल पहले रावलपिंडी के पास पैदा हुए थे, जहां पर तक्षशिला का विश्वविद्यालय हुआ करता था, और करीबन 2303 साल पहले इसी पटना में, जिसे पाटलिपुत्र कहा जाता था, उसमें वो मरे थे। मगर असल बात यह है कि वो मरने के बाद भी गए कहीं नहीं। वो आज भी दुनिया भर के शासकों की जुबान पे हैं। दुनिया भर के पूंजीवादी शासन के धतकर्मों में जिंदा है। और 12 मई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से बोल रहे थे और बड़े खिलखिलाते हुए चेहरे के साथ गदगद होकर दुनिया के ज्ञात इतिहास की सबसे संक्रामक और अब तक काबू में नहीं आई कोविड-19 की महामारी को एक अवसर बता रहे थे। और केवल अवसर ही नहीं बता रहे थे, बल्कि कॉरपोरेट के 40 चोरों को कारू के खजाने का खुलजा सिमसिम का पासवर्ड भी मुहैया करा रहे थे। तो चाणक्य ने आज से करीबन 2350 साल पहले जो बात कही थी, वो बात हमारे देश में और दूसरे पूंजीवादी देशों में इस कोविड-19 की महामारी के काल में भी, कोरोना काल जिसको कहा जा रहा है, उस कोरोना काल में भी पूरी निर्ममता और निर्लज्जता के साथ हमारे शासक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना महामारी मोदी जैसों के लिए देश और जनता की जमा और अर्जित संपत्तियों को कारपोरेट भेड़ियों के आगे महाभोज में परोसने का एक मौका है। लेकिन वो केवल यहीं तक सीमित कोशिश पर नहीं है। ये तो है ही, वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये दौलत पैदा करने वालों की लूट को, और दौलत कौन पैदा करता है? दौलत कोई अंबानी पैदा नहीं करता, दौलत कोई अडानी पैदा नहीं करता, किसी अमित शाह, किसी ट्रंप, किसी मोदी, किसी अरुण जेटली की ताकत की दम पर दौलत पैदा नहीं होती। दौलत पैदा करते हैं मेहनत करने वाले मजदूर और किसान, जिसको कहते हैं मूल्य जोड़ने वाला जो काम है, वैल्यू ऐड करने वाला काम है, वो केवल श्रम से होता है, केवल पसीने से होता है। उस दौलत पैदा करने वालों की लूट को और ज्यादा निर्मम, और ज्यादा तीखा, और ज्यादा अमानवीय बनाने की साजिश भी है। उन संपत्ति पैदा करने वाले मजदूर किसानों के पैरों में बेड़ियां और हथकड़ियां डालना जरूरी है, तभी इतनी ज्यादा बड़े पैमाने पर वो अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं और इस मेहनत की लूट कर सकते हैं। उनकी आवाज को अगर घोंटना है तो उसके लिए उनका मुंह बांधना बहुत आवश्यक है। और ठीक इसी काम में महामारी को मौका मानने वाली आजादी के बाद की इस देश की सबसे बर्बर और असभ्य सरकार लगी हुई है। उनके निशाने पे वो सब कुछ है जो हम लोगों ने कई पीढ़ियों के संघर्षों के बाद अर्जित किया था। लेकिन आज हमें केवल मजदूर और किसानों के प्रति उनका रवैया क्या है, और इस कोरोना काल में किस तरीके से उन्हें बहुत ही पुरातन काल के शोषण में, विभत्स शोषण में धकेलने की कोशिश की जा रही है, इसके कुछ पहलुओं पर चर्चा करना। मजदूरों के प्रति उनका एक रुख तो बिल्कुल साफ हो गया जब उन्होंने प्रवासी मजदूरों की तकलीफों के बारे में अपने अब तक के भाषणों में एक वाक्य संवेदना का एक संदेश नहीं बोला। कौन है ये प्रवासी मजदूर? ये प्रवासी मजदूर कोई भिखारी नहीं है, ये किसी की मेहरबानी पर चलने वाला समूह नहीं है, ये भारत के सच्चे निर्माता हैं। यही सचमुच का भारत बनाते हैं। दुनिया का सृजन इन्हीं की दम पर होता है, और एक ऐसे असाधारण श्रम से असंभव को संभव बना देते हैं। और उनके साथ जिस तरीके की त्रासदी हो रही है, उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, वो दरअसल
केवल मानवता के साथ, केवल श्रम शक्ति के साथ ही धोखा नहीं है, बल्कि सारी भारतीयता का, सारी मनुष्यता का एक तरीके से धिक्कार है। ये कम नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस देश में जो प्रवासी थे, माइग्रेंट थे, जिन्हें अब काम की तलाश में अपने जिले को छोड़कर दूसरे जिले में जाना पड़ा, अपने प्रांत को छोड़कर दूसरे प्रांत में जाना पड़ा, ऐसे लोगों की कुल संख्या 45 करोड़ 36 लाख थी। कुल आबादी का लगभग 37% से ज्यादा बड़ा हिस्सा। इनमें से अनेक ऐसे थे जो जहां गए वहीं बस गए, अपनी मर्जी से कोई नहीं गया। किन परिस्थितियों में जाना पड़ा इसके बारे में अपन लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये जो प्रवासी मजदूर हैं जो कोविड-19 के हमले के बाद प्रभावित हुए उससे, और जिन्हें अपना रोजगार गंवाना पड़ा, जिन्हें भूख की वजह से या आसरा न मिल पाने की वजह से या जीवन को बचाने के लिए जहां पर वो काम करते थे उन जगहों को छोड़कर आना पड़ा, इनकी संख्या ही अगर हम गिन लें तो ये कम नहीं है। एक अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये 6 करोड़ 50 लाख के आसपास है, 65 मिलियन। विश्व बैंक ने 22 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने कहा था कि ये लगभग 40 मिलियन के आसपास है, मतलब 4 करोड़। वहीं हमारे यहाँ जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज है, उस सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ने CDS के मुताबिक इनकी कुल मिलाकर संख्या थी 5 करोड़। ये बहुत बड़ी संख्या होती है। इनमें से 73% प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की वजह से अपना रोजगार खो चुके हैं। इस आंकड़े को अगर हम बेरोजगारी के उस आंकड़े के साथ जोड़कर देखें जो CMIIE ने दिया है, जिसके मुताबिक लगभग 14 करोड़ लोगों ने पहले लॉकडाउन के बाद अपने रोजगार को गंवाया है, जिनमें से 2 करोड़ लोगों का रोजगार मई के महीने में वापस लौट कर आया है। अभी भी 12 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है। ये वो मजदूर हैं जो निर्माण के काम में लगे हुए थे, व्यवसाय के, छोटे व्यवसाय के काम में लगे हुए थे, ट्रांसपोर्ट के काम में लगे हुए थे और लोगों की जरूरत को पूरा करने के काम में लगे हुए थे। इनमें बहुत बड़ी संख्या में वो डोमेस्टिक वर्कर्स भी हैं जो मध्यम वर्ग के घरों में जाकर काम करके अपने जीवन का गुजारा किया करते थे। अजीत प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सर्वे के हिसाब से शहरी इलाकों में रहने वाली जो कुल आबादी है, उस कुल आबादी में से 10 में से 8 लोगों की रोजगार छिन चुकी है। अगर उसको बहुत सकारात्मक तरीके से देखा जाए और इन मई के महीने में जो रोजगार की वापसी हुई है उसको अगर गिन लिया जाए तो 1-8 करोड़ की लौट आई होगी। 10 में से 8 अगर बेरोजगार हुए थे तो 2 की लौट आई होगी। लेकिन 10 में से 6 लोग जो 22 मार्च के पहले काम किया करते थे वो आज भी पूरी तरीके से बेरोजगार हैं। मैं उन बेरोजगारों की बात नहीं कर रहा जो 22 मार्च के पहले भी बेरोजगार थे, वो पढ़े लिखे भी थे, बिना पढ़े लिखे भी थे, लेकिन ये उन बेरोजगारों की बात हो रही है जो रोजगार में थे 22 मार्च के दिन। इनमें बहुत बड़ी संख्या बिहारी मेहनतकशों की है और बिहारी मेहनतकशों के मामले में पूरी दुनिया उनकी शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्होंने केवल भारत के निर्माण में ही नहीं, पूरे दुनिया के निर्माण में हमेशा से बहुत बड़ा योगदान दिया है। एक अध्ययन के मुताबिक बिहार और उसके आसपास का जो लगा हुआ इलाका है, सारनाथ से लेके देवरिया तक, बलिया तक, आजमगढ़ तक, इन इलाकों को एक साथ एक मतलब आम कोलोकियल लैंग्वेज में पुरबिया कहा जाता है। ऐसे पुरबियाओं में 29% घर ऐसे हैं जिनमें से कोई न कोई बाहर काम करने के लिए गया है। पॉपुलेशन काउंसिल इंस्टीट्यूट के मुताबिक बिहार की ग्रामीण आबादी का 37% और शहरी आबादी के 18% परिवारों में से कोई न कोई बाहर है काम करने के लिए, जो लौट कर आया है कोरोना की लॉकडाउन के बाद। ये अप्रैल की खबर है कि उनमें से 22% शहरी प्रवासी और 19% ग्रामीण प्रवासी लौट आए थे। अभी भी बाकी के किसी न किसी रास्ते में लटके हुए थे जो मई के महीने में पैदल घिसटते हुए या दूसरे रास्तों से अपने घरों पर पहुंच पाए होंगे। इतनी बड़ी तादाद।
बिहार के दरभंगा, गोपालगंज, सीवान, सारण, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद और झारखंड के धनबाद, लोहरदगा और गुमला ये ऐसे जिले हैं जहां के ज्यादा लोग प्रवासी कामगार के रूप में काम करते हैं। इन्हें असहायों की तरह पीछे छोड़ दिया गया और एक ऐसा मानवता का संकट पैदा हो गया जिसका इतनी बड़ी संख्या में पलायन का भारत के इतिहास में 5000 वर्ष की सभ्यता के लिखित इतिहास में कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसके विपरीत प्रमाण जरूर है। दुनिया के तमाम सारे कबीले आए, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, यवन आए, तुर्क आए, मंगोल आए, गुर्जर आए, आर्य आए और ये आके यहां पर बस गए। इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान बनाया। मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी के शब्दों में अगर कहें तो सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। इतनी बड़ी संख्या में पलायन कभी नहीं हुआ। सिर्फ एक बार हुआ और वो अंग्रेजों के राज में हुआ था। 18वीं सदी में इस देश की शहरी आबादी 50% के आसपास थी, जो 19वीं सदी के अंत तक आते आते केवल 15% रह गई। उसकी वजह ये थी कि अंग्रेजों ने अपने उद्योगों का माल खपाने के लिए इस देश के हथकरघा बुनकरों को, शिल्पकारों को, इन सारे लोगों को जो छोटे छोटे उद्यम अपने चलाकर यहाँ की आवश्यकताओं को पूरा किया करते थे, कपड़ा बुनने वालों को, लकड़ी का काम करने वालों को, लोहे का काम करने वालों को, आभूषणों का काम करने वालों को, इनको बड़ी पैमाने पर इनके रोजगार को ठप किया, अपना टैक्स बढ़ाकर। ढाका के साथ जो किया गया वो तो दुनिया जानती है। एक ढाका का ही उदाहरण हम अगर ले लें तो 1880 में ढाका की आबादी 2 लाख थी, जो 1890 में घटकर 79,000 और 1910 में केवल 30 साल के अंदर घटकर 20,000 रह गई। ये इतना बड़ा पलायन इसलिए हुआ कि अंग्रेजों ने अनौद्योगिकरण की नीतियां अपनाकर इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया था। लेकिन उसमें भी उनको 30-40 साल लग गए। हमारे यहां केवल 40-50 दिन में जिस तरीके का महापलायन इस बीच में हुआ है 22 मार्च के बाद से लेकर आज तक जो लगातार जारी है, 90% से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को होश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सबको वापस पहुंचाना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा जाए? हमारे इधर मध्य प्रदेश के इलाकों में कहावत है कि संजा के मरे के लिए कब तक रोओगे। जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करना बंद ही कर दिया तो उनके बारे में बार बार चर्चा करके अपने शब्दों को भी खर्च करने की कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतना बड़ा महापलायन इससे पहले कभी हमारी सभ्यता में, इस इलाके की सभ्यता में नहीं हुआ। एक बार जरूर हुआ था अंग्रेजों के बाद, अंग्रेजों के दौर में, वो 1886 में बंबई में हुआ था। उस वक्त बंबई की आबादी करीबन 8.5 लाख हुआ करती थी। उनमें से 4 लाख लोग लौटकर अपने अपने घर आ गए थे और उसकी वजह यह थी कि प्लेग की बीमारी फैली थी। उस प्लेग की बीमारी से बचने के लिए वो लौट के चले आए थे। लेकिन वो केवल बंबई का पलायन था, वो देश का पलायन नहीं था। लेकिन ये पूरे देश के पैमाने पर सूरत से लौट रहे हैं लोग, चेन्नई से लौट रहे हैं लोग, बेंगलोर से लौट रहे हैं लोग, कश्मीर से लौट रहे हैं लोग, हर महानगर से लोग वापस लौट रहे हैं बिना किसी सहारे के, बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी वाहन के, बिना किसी पीने के पानी के और बिना किसी रोटी के आश्रय से। अगर जनता के तमाम सारे संगठनों और वामपंथी सोच के कार्यकर्ताओं ने अपनी शक्ति भर करके कोशिश नहीं की होती तो जितनी मौतें हुई हैं, करीबन 800 के आसपास मौतें मानी जा रही हैं जो पैदल चलते या दुर्घटना में इस लौटते वक्त में हुई है इन प्रवासियों के साथ, रेल में जो हुई है वो भी हुई है। तो अगर ये दुर्घटनाएं, अगर ये सारे इंतजामात नहीं किए गए होते इन मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए कार्यकर्ताओं के द्वारा तो ये मौतें और भी ज्यादा होती। क्या इसे टाला जा सकता था? बिल्कुल टाला जा सकता। अगर ताली बजाकर मदारी की तरह टोप में से खरगोश निकालने का लोभ संवरण कर लें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ये कहते कि 4 घंटे नहीं बल्कि 4 दिन के नोटिस के बाद लॉकडाउन किया जाएगा,
उसके बाद धड़ाधड़ रेलगाड़ियां चलाई जाती, बसें चलाई जाती, लॉकडाउन में रहने, खाने और वेतन देने की गारंटी दी जाती, तो जिन्हें लौटना होता केवल वही लौटते, ज्यादातर वही रुक जाते। केरल में ऐसा ही हुआ। वहां 25 से 30 लाख कामगार हैं जो केरल से बाहर से गए। उन्हें केरल में अतिथि श्रमिक कहा जाता है, गेस्ट लेबर कहा जाता है। 7 दिन पहले तक की सूचना है कि इनमें से केवल 2% लोग वापस लौटे हैं, बाकी वहीं हैं। क्यों? इसलिए कि उनको वहां पर ठहराया गया। 2 लाख के आसपास किचन, कम्युनिटी किचन बनाए गए। 5000 से ज्यादा सुसज्जित कैंप और रेस्ट हाउस बनाए गए। ऐसी जगह, वो जो क्वारंटाइन होम या ट्रांजिशन होम जिस तरीके के बिहार में चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चल रहे हैं, वैसे नहीं थे। उसमें टेलीविजन फिट किए गए थे, कैरम बोर्ड्स रखे गए थे, खेलने के लिए और भी बहुत सारी वस्तुएं दी गई थी। जिन राज्यों के वो रहने वाले थे, उन राज्यों की रुचि के हिसाब से उनको भोजन दिया जाता था। और इसी के साथ साथ वो अपने घर वालों के साथ संपर्क में रहे, इसके लिए उनके मोबाइल फोन को भी चार्ज किया जाता था सरकार के खर्च पर। कौन आने के लिए तैयार होगा? उन्होंने बीमारी को भी काबू में किया और पलायन को भी रोका। लेकिन हमारी सरकारों ने क्या किया? आपको याद होगा, पहले भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि जो भी मजदूर है उसको खाना खिलाने की, उसको उसकी जगह पर रखने की जिम्मेदारी नियोजकों की है, ठेकेदारों की है। उनको ये काम करना होगा। नियोजक और ठेकेदारों के संगठन सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट के जजों का दिल पिघल उठा और उन्होंने कहा कि बेचारे उद्योगपतियों पर ये ज्यादती की जा रही है। 20 सुनवाई में बोले, और उस सुनवाई में की गई टिप्पणी के आधार पर हमारे ब्रह्मा जी ने, मोदी जी ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया। और उसके बाद न उनके वेतन की गारंटी थी, न उनके खाने की गारंटी थी, न उनके रहने की गारंटी थी। इतना ही नहीं किया, भाजपा घराने के जो संत हैं येदियुरप्पा साहब, वो और भी आगे बढ़ गए। 10 रेलगाड़ियां जो बनारस के लिए या पटना के लिए या गया के लिए लौटने वाली थी, दरभंगा के लिए लौटने वाली थी, जिनकी बुकिंग हो चुकी थी, एडवांस बुकिंग की जा चुकी थी, उनको भी वहां के मालिकों और बिल्डरों के साथ मिलने के बाद शाम के वक्त उन्होंने रद्द करने की घोषणा कर दी। और उन्होंने कहा कि अगर ये लोग वापस चले जाएंगे तो हमारी बिल्डिंग बनाने का काम कौन करेगा? वेतन की गारंटी नहीं, भोजन की गारंटी नहीं, रहने की गारंटी नहीं, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये लौटेंगे नहीं तो हमारी बिल्डिंगें कौन बनाएगा? वहां पर उनको रोक दिया गया। पैदल चलते हुए लोगों के साथ भी जिस तरीके का बर्ताव किया गया है, लाठियों से उनको मारा गया, सड़क हादसों में लोग मारे गए। 1.5 से 2 करोड़ लोग सड़कों पर चलते रहे, जो जैसा देश में कभी नहीं हुआ। उनमें गणेशी भी थी, उनमें शकुंतला भी थी, जिन्होंने अब बीच सड़क पर पैदल चलते चलते संतान को अपने हाथों से जन्म दिया। और संतान को जन्म देने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा से अपनी 600 किलोमीटर की यात्रा पर निकलनी, इतना ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो मजदूर के प्रति, निर्माता के प्रति उनका क्या रुख है? एक रुख तो देखने में समझ में आता है जब हम प्रवासी मजदूरों के प्रति उनके रवैये को देखते हैं। दूसरा रुख समझ में आता है रोजगार छीनने के मामले। मैंने आपको कुछ आंकड़े दिए 14 करोड़ के, और शहर में जो 10 लोग काम करते हैं उनमें से 8 लोगों के छीनने के। लेकिन इसका एक थोड़ा गहरा प्रभाव भी है। करोड़ों रोजगार ऐसे हैं जो कुछ वर्षों के लिए, हमेशा के लिए समाप्त हो चुके हैं। वो आने वाले कुछ वर्षों तक दोबारा से नहीं आने वाले। और इनमें से कुछ रोजगार तो ऐसे हैं जो 10-15 वर्षों तक दोबारा से रिवाइव होने वाले नहीं है। और कुछ रोजगार ऐसे हैं जो रोजगार दोबारा कभी नहीं दिखने वाले, हमेशा के लिए समाप्त होने वाले हैं। उस पर सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण के बाद जो बचे कुछ रोजगार मिलते थे या रोजगार की जो क्वालिटी थी, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। हम केवल एक घटनाक्रम पर नजर डाल लेते हैं। इस देश के शिक्षा मंत्री ने यह बयान दिया कि परीक्षाएं समय पर की जाएंगी। अब सीबीएसई के 70 पेपर्स हो चुके हैं, 30 बाकी हैं, उनको समय पर किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि अब पढ़ाई के लिए डिजिटल या ऑनलाइन शिक्षा की जाएगी। इसके जरिए हम आधुनिक तरीके से लोगों को शिक्षित करने का काम करेंगे। इसका एक दूसरा पहलू है जिस पर अपन लोग बात नहीं कर रहे हैं, और वो ये कि कितने लोग हैं
इस देश में केवल 24% लोग हैं जिनके पास डाटा है जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ या कम्युनिकेशन के सिस्टम से जुड़े हुए हैं। 24%। इसका एक पहलू तो यह है कि एक बड़ा हिस्सा इस देश की जनता का शिक्षा से गायब हो जाएगा ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर। जैसा कि केरल में एक नवयुवती ने जो गरीब परिवार की थी, उसके पास इस तरीके का मोबाइल नहीं था जिस पर वो पढ़ सके, उसने हताशा में आके डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली। तो वो वंचना होगी तो वो होगी ही, लेकिन इसका एक और पहलू देखिए, और वो पहलू ये है कि शिक्षा का मतलब क्या है। शिक्षा का मतलब रटना नहीं है। शिक्षा का मतलब मनुष्य के दिमाग में किसी प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को फिट करना नहीं है। शिक्षा का मतलब है एक बड़े होते हुए बच्चे को इंसान बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार करना, उसके खेलकूद के, उसके मानसिक विकास के, उसके सामाजिक व्यवहार के विकास के, चीजों को लर्न करने की उसकी क्षमता को विकसित करने के तरीके से ये सारा काम करने की तो शिक्षा है। और ये स्कूल और कॉलेज को छोड़ के कहां पर हो सकता है। स्कूल और कॉलेज ही है जो मनुष्यों को सामाजिक प्राणी और मनुष्य को इंसान बनाने में मदद करती है। बहरहाल ये भी एक पहलू है, इस पर भी बातचीत नहीं कर रहे हम लोग। एक और पहलू पर बात कर रहे हैं कि उन करोड़ों शिक्षकों का क्या होगा जो स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं। और इसको दूर की कौड़ी मत मानिए आप। अगर ऑनलाइन शिक्षा पर, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अगर आप टेलीविजन चैनल्स देखते होंगे तो आपको शाहरुख खान से लेके ये तमाम सारे लोग विज्ञापन करते हुए मिल रहे हैं इन आधुनिक कंपनियों का, जो आपको ये बता रही है कि अब पुरानी तरीके से शिक्षा नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी साहब ने भी ये कहा था कि अब तक हिंदुस्तान जिस तरीके से चला है अब वैसा नहीं चलेगा, अब नए तरीके से चलेगा। अगर ऑनलाइन एजुकेशन दी जाएगी, अगर डिजिटल प्रणाली के साथ लोगों को शिक्षित करने की बात होगी, तो इन टीचर्स का क्या होगा। ये करोड़ों की संख्या में पूरे देश भर में, इनको भी पूरी तरीके से बेरोजगार करने की स्थिति पैदा हो जाएगी। और एक दूसरा बड़ा हमला जो हुआ है, जो हाल फिलहाल कुछ समय तक जिसके दोबारा से पुनर्जीवित होने की संभावना नहीं है, नाइयों का रोजगार पूरी तरीके से समाप्त होने को जा रहा है, शेविंग और कटिंग का। ये फिजिकल डिस्टेंस, और जिनको ये गलतफहमी है कि ये कोरोना वायरस लॉकडाउन के खुलने की वजह से और नरेंद्र मोदी साहब के भाषण को सुनने के बाद वापस चला गया है, उन्हें इस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए। हम आगे उसके बारे में बातचीत करेंगे कि कब तक उसकी संभावना और है। लेकिन बुनकर, जुलाहे, नाई, मछुआरे, हैंडीक्राफ्ट के कारीगर, ये पूरी तरीके से रोजगार, इसके दोबारा से पुनर्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है, कम से कम आने वाली कुछ वर्षों तक। और यह याद रखने की बात है कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इस देश में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला है, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। इसके बाद भी जो बचेंगे, इसके बाद भी जो रोजगार बचने वाले हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने अवसर का पूरा लाभ ले लिया है। काम के घंटे बढ़ाकर 8 से बढ़ाकर 12 ही नहीं किए गए हैं, बल्कि सारे श्रम कानून समाप्त कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम भी समाप्त कर दिया गया है, जो मैंडेटरी कानून था, जो मजदूर को शोषण से बचाने के लिए कम से कम कागज पर लिखा हुआ एक कानून था कि इससे कम वेतन का भुगतान नहीं किया जा सकता, उसका भी अमल स्थगित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी 1000 दिन तक न्यूनतम वेतन सहित किसी भी कानून को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये छूट कंपनियों को दी जा चुकी है, और इसी तरीके की छूटें केंद्र सरकार भी तथाकथित 4 कोड के रूप में लेकर आ रही है। और उसकी बीजेपी की चलने वाली जितनी भी सरकारें हैं, और उनका खरबूजे की तरह खरबूजा भी रंग बदलता है कि तर्ज पर बाकी की भी 2-3 सरकारों ने इस सबको करने का फैसला लिया। क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब यह होगा कि उसके बाद जो रोजगार बचेगा, कोरोना काल के गुजर जाने के बाद, वो रोजगार 22 मार्च के पहले जैसा रोजगार नहीं होगा। वहां 8 घंटे में मिलने वाले वेतन से भी कम वेतन मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारों की तादाद बहुत इफरात में होगी। और वहां पर 12 घंटे करने के काम करने के बाद भी वो वेतन नहीं मिलने वाला, जो वेतन जीवन को गुजारे के लायक सूरत में, बड़ौदा में,
अहमदाबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, दिल्ली में या बंबई में आवश्यक होता है। 8 घंटे की लड़ाई के बारे में इस देश के हुक्मरान वैसे तो कुछ भी नहीं जानते, न वो इस देश के दर्शन के बारे में जानते हैं, न वो इस देश की मेधा के बारे में जानते हैं, न वो इस देश के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो मजदूरों के बारे में जानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्हें शायद नहीं मालूम कि 1886 में शिकागो के मजदूरों ने जो लड़ाई लड़ी थी, उससे भी 3 साल पहले भारत के मजदूर ने 8 घंटे काम की मांग को लेकर हड़ताल की थी 1883 में हावड़ा के रेलवे यार्ड के मजदूरों ने। उसमें भी कुर्बानियां दी गई थी। तो ये जितने भी कानून बने हैं, वो चाहे 27 नवंबर 1942 को बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रखा गया 8 घंटे काम का कानून हो या बाकी के कानून हो, ये तमाम सारे कानून भी इस देश के मजदूरों के 150 वर्षों के संघर्ष का नतीजा है। और वो ऐसे संघर्ष थे जिनमें अनगिनत शहादतें दी गई थी। और आज उन सारे कानूनों को एक झटके में समाप्त करके देशी और अमेरिकी कारपोरेटों के खजानों को भरने का काम जो इस देश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, पिछले 150 वर्षों में जब से श्रम कानून अस्तित्व में आए हैं, तब से इस तरीके का भीषण और विवत्स हमला श्रमिकों के अधिकारों पर इससे पहले कभी नहीं हुआ। 1926 में इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट बना था, जिसे एक झटके में उत्तर प्रदेश और बाकी की भाजपा की सरकारों ने खत्म कर दिया है। भारत का संविधान बुनियादी अधिकार देता है नागरिक को कि उन्हें संगठित होने का, अपना संगठन बनाने का अधिकार है। वो ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं छीन सकता, जिसे लागू कराने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। उस फंडामेंटल राइट को भी इस देश के मजदूरों से छीन लिया गया है और उनसे कहा गया है कि उन्हें अपना संगठन बनाने का, ट्रेड यूनियन बनाने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि ऐसा बड़ा गहरा कलुष अंधकार इस पूरे देश की मेहनतकश जनता के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, जिनका एक नजरिया, एक रूप हमने मजदूरों, प्रवासी मजदूरों, बचे हुए मजदूरों और संभावित मजदूरों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के संबंध में सरकार द्वारा उठाई गई नीतियों और लिए गए फैसलों को लेकर लिया। किसानों की हालत क्या है? पहली बात तो कि भारत में जिस तरीके से औद्योगिकरण हुआ है या पूंजीवाद का विकास हुआ है, उस पूंजीवाद के विकास की खासियत यह है कि हमारे मजदूर का, आधुनिक औद्योगिक मजदूर का भी एक पांव गांव में रहता है। उसका आज भी गांव के साथ रिश्ता है। हमारे बौद्धिक जगत में, खासतौर से पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों के बौद्धिक जगत में यह बहस चल रही है कि जो प्रवासी मजदूर अपमानित होकर, परेशान होकर अपने गांव में वापस लौटे हैं, वो वापस लौटकर अपने काम पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और अगर वापस अपने काम पर लौटकर जाएंगे तो कब तक जाएंगे। जबकि सही में बहस इस आधार पर होनी चाहिए, बहस के इस प्रश्न को जो सिर के बल खड़ा है उसको पैर के बल खड़ा करना चाहिए, और बहस इस बात पर होनी चाहिए कि ये जो प्रवासी मजदूर था वो अपना गांव छोड़कर गया क्यों था, किस लिए गया था। वो गांव छोड़कर इसलिए गया था क्योंकि 1991 से लेकर 2011 के बीच में ये जो नवोदार वैश्वीकरण की नीतियां हैं, जिन्होंने इस देश की खेती और किसानी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, उसकी वजह से 1.5 करोड़ किसानों ने खेती और किसानी का काम बंद कर दिया, छोड़ दी उन्होंने खेती। ये कहां जाएंगे? हर रोज 2500 से लेकर 2600 के आसपास, 2500 से लेकर 2500 के आसपास किसान खेती छोड़ रहे हैं। मतलब अभी तक वो अपने गुजारे के लिए जो खेती के साथ आमदनी करते थे उसको पूरी तरीके से छोड़ रहे हैं। तो वो कहां जाएंगे? जाहिर सी बात है कि वो श्रम के बाजार में जाएंगे, रोजगार की तलाश में जाएंगे। गांव में रोजगार नहीं था, खेती लाभकारी नहीं थी, इसलिए वो अपने गांव को छोड़कर गए थे। अगर वो गांव में लौट कर आएंगे तो क्या उनको रोजगार मिल जाने वाला है? और भी भीषण स्थिति पैदा हो गई। दूसरा, इस देश की देहाती आबादी की खास बात यह है कि इस देश में जो किसान है उनका 85% से ज्यादा किसान लघु या सीमांत किसान है। मतलब ऐसे किसान जिनका अपनी जमीन पर
होने वाली उपज से गुजारा नहीं हो सकता। उन्हें कुछ न कुछ करना ही होता है। अगर 3 भाई हैं तो एक भाई गांव में खेती देखता है, 2 भाइयों को काम करने के लिए जाना पड़ता है बाहर। वो उस खेती की दम पर गुजारा नहीं कर सकते। और देहाती आबादी का आधा हिस्सा ऐसा है जो भूमिहीन या खेत मजदूर है।